Hello friends, welcome once again to my videos on political science for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका की टाइटल है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। एक्चुअली ये जो आंसर्स हैं वो इस चैप्टर की समरी को भी हमें बताते हैं, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आंसर के साथ में इस चैप्टर की समरी भी प्रिपेयर हो जाएगी। इन सभी आंसर्स को मैंने जरूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और साथ ही हर एक आंसर के कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। ऐसा करने से आपको अपने चैप्टर को समझने और साथ ही साथ एग्जाम्स में आंसर को लिखने में भी काफी मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज हाउ women फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से विमेन को डिसएडवांटेज है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है और उनको ऑप्रेस किया जाता है। तो फॉलोइंग पॉइंट्स शो दिस। नंबर 1, द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज 54%, वेयर एज इट इज 76% अमंग मैन। विमेन में लिटरेसी रेट 54% है जबकि मैन में ये 76% पाया जाता है। काफी हाई लिटरेसी रेट है मैन में। सेकेंड इज a smaller proportion of girl students goes for higher education, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए भी काफी कम नंबर में गर्ल्स स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। थर्ड इज द proportion of women in highly paid and valued job is quite low, और साथ ही साथ ना केवल एजुकेशन के फील्ड में बल्कि जॉब के एरिया में भी अगर हम देखें तो जो हाईली पेड जॉब्स होती हैं, जो स्टेटस वाली जॉब्स होती हैं, उनमें भी women को काफी कम proportion देखने को मिलता है। The Equal Remuneration Act 1976 provides for payment of equal wages for equal work, but in almost all spheres of work, women are paid less than men even if both perform the same work. गवर्नमेंट ने 1976 में एक लॉ बनाया था जिसको इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बोलते हैं। ये प्रोवाइड करता है कि मेन और विमेन को इक्वल काम करने के लिए इक्वल वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, बट स्टिल हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्फीयर्स में विमेन को मेन के मुकाबले में कम रेम्यूनरेशन, कम पेमेंट मिलता है, जबकि दोनों एक ही काम परफॉर्म करते हैं। फिफ्थ थिंग इज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड ट्राई टू गेट द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड इवन बिफोर हर बर्थ। और कई भागों में तो हम इंडिया में देखते हैं कि यहाँ पर लोग बाग सन्स को प्रेफर करते हैं और गर्ल चाइल्ड को उसकी बर्थ से पहले ही अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स दिखाते हैं कि इंडिया में किस तरह से विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म किस तरह से देखने को मिलता है। सो फॉलोइंग फॉर्म पॉइंट शो दैट हाउ कम्युनलिज्म इज डिस्प्लेड इन द पॉलिटिक्स। नंबर 1, religious prejudices, stereotypes of religious communities and beliefs in the superiority of one's religion over the other religions are most common expression of communalism in politics। तो पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म हमें कैसे समझ में आता है। सबसे पहले तो रिलीजियस प्रिजुडाइसेस होती हैं, मतलब लोग अपने रिलीजन को बेटर मानते हैं, दूसरों के रिलीजन में कमियां बताते हैं। फिर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या है कि अगर किसी रिलीजन के कुछ लोग खराब हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उस रिलीजन के सभी लोगों में वही कमियां हैं, पूरा का पूरा रिलीजन ही खराब है। साथ ही साथ अपने रिलीजन के बारे में तो हमारी कुछ बिलीफ्स होते हैं जिससे कि हम मानते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है और रिलीजन्स के मुकाबले में। सेकंड पॉइंट शोज ए कम्युनल माइंड ऑफन टेंड्स टू एस्पायर फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस। और अक्सर जो कम्युनल माइंडसेट के लोग बाग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनके रिलीजन को पॉलिटिक्स में डोमिनेंस मिले,
उनकी ही रिलीजन के लोगों को जो गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादा शेयर मिले। थर्ड पॉइंट इज अनदर frequent form of communalism in political mobilization on religious lines। और कई बार क्या होता है कि रिलीजियस लाइंस के ऊपर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, लोगों को भड़काते हैं कि वो उन्हीं के रिलीजन के कैंडिडेट्स को वोट दें, लोगों को धर्म के नाम पे वोट देने के लिए मजबूर किया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल्स, religious leaders, emotional appeal, and plain fear to bring one religion in the political arena। इसमें क्या-क्या करते हैं लोग? सबसे पहले तो इलेक्शंस के दौरान सेक्रेट सिंबल्स को डिस्प्ले किया जाता है। रिलीजियस लीडर्स को पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि अपने इलेक्शन रैलीज में कन्विंसिंग के लिए बुला लेती हैं। लोगों को इमोशनल अपील किया जाता है कि वो रिलीजन के नाम पर वोट दें, और ये डर दिखाया जाता है कि अगर दूसरे रिलीजन की सपोर्टेड गवर्नमेंट बन जाती है तो हमको वो नुकसान पहुंचाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स एंड मैसेकर। और कई बार तो कम्युनल वायलेंस होती है, रॉयट्स होते हैं और मैसेकर भी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है? So the following points show this. Number one, the Indian state does not have any official religion। इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। नंबर टू, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी कम्युनिटी हो, वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, अपने कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, अपने रिलीजन को उसको प्रचार उसका कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि वो किसी रिलीजन को फॉलो ना करें, वो एथीस्ट बन जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी कम्युनिटी के साथ में रिलीजन के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्म गवर्नमेंट के लिए बराबर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर कहता है कि कभी कभी गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है, अगर वो देखती है कि कोई रिलीजन कुछ डाउनवर्ड्स चल रहा है, किसी रिलीजन को सपोर्ट किया जाना है ताकि वो और रिलीजन्स के मुकाबले में बराबर में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ही गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। हम कैसे कह सकते हैं कि आजकल जो कास्ट सिस्टम है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है? तो ये पॉइंट्स बताते हैं हमें। नंबर वन, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, लेकिन फिर भी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत अभी भी परसिस्ट करती है इंडिया में। नंबर टू, इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर स्टिल फेल्ट टुडे। और सेंचुरीज से जिन कम्युनिटीज को, जिन इंडिविजुअल्स को एडवांटेजेस थे उनको आज भी एडवांटेजेस हैं, और जिन लोगों को डिसएडवांटेजेस थे वो आज भी डिसएडवांटेज के कंडीशन में ही रह रहे हैं। द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम आर एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। और उन कास्ट ग्रुप्स को जिनको कि ओल्ड सिस्टम में बेटर एजुकेशन मिलती थी, उन ही कास्ट ग्रुप्स को आज के भी ज़माने में मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है, और जिन लोगों को नहीं मिल पाती थी वो लोग आज भी बेटर एजुकेशन से डिप्राइव हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपकी इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 4 के, जिसको कि पार्ट 1 है, इसमें मैंने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं
उनको मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियोस देखने के लिए यू आर आई एम थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।